जब वो अपनी आंखें खोलता है उसे महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी के हर हिस्से को पीटा गया हो। वो हिल नहीं सकता और एक बार आसपास देखना ये समझने के लिए काफी है कि वो स्लम के एक गरीब कमरे में लेटा है। उसकी बहन उसके पास बैठी है, लेकिन उसके दिखने के तरीके में कुछ गलत है। उसे याद आता है कि कैसे उन दोनों को गुंडों के एक ग्रुप ने पीटा था और कैसे उसकी बहन ने उसे बचाने के लिए खुद को कवर किया और सारे वार खुद पर झेले। उसके बाद उसने कुछ दिनों तक अपने गहरे जख्मों को इग्नोर करते हुए उसका जितना हो सके उतना अच्छा इलाज किया। लेकिन अब वही गुंडे उनके कमरे में आते हैं। वो शुरू से ही उसकी बहन को लात मारते हैं। उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती और वो बस जमीन पर गिर जाती है। पता चलता है कि वो पहले ही मर चुकी है, लेकिन उन कमीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इस बात से हैरान है कि जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था वो उसे मारने के लिए काफी था। फिर भी स्लम में भी वो जानते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है, यहाँ तक कि एक बेजान बॉडी की भी। इसलिए वो उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइनी ये होने नहीं दे सकता। वो हिलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमजोर बॉडी रिस्पॉन्स देने से मना कर देती है। वो बस अपने कांपते हुए हाथ को थोड़ा उठाने में कामयाब होता है। तभी उसका हाथ एक नीली माना ग्लो से चमक उठता है। अचानक उसे हिलने की ताकत मिल जाती है। वो उन कमीनों पर रुकने के लिए चिल्लाता है और उन पर झपट पड़ता है। वो एक गुंडे को पीछे धकेलने में भी कामयाब हो जाता है। फिर वो अपनी बहन की डेड बॉडी के ऊपर एक ह्यूमन शील्ड बन जाता है। गुंडे उसकी इस हिम्मत पर गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए वो उसे बेरहमी से लात मारना शुरू कर देते हैं। टाइनी इसे सहता है, लेकिन वो उसकी लाश के पास से नहीं हटता। आखिर में वो लड़की की बॉडी को छोड़ने का फैसला करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, टाइनी अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। चीजें उसकी पास्ट लाइफ से अलग हो रही हैं। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे साफ याद है कि अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर वो माना का इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। पता चलता है कि वो असल में रिग्रेस हुआ है। वो हथौड़े के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर हुआ करता था। मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला किया और ज्यादातर कॉन्टिनेंट खत्म हो गया था, लेकिन उसने अकेले ही बीस्ट लॉर्ड को हरा दिया और बुरी तरह जख्मी हो गया। तभी पास में लेटे हुए असगार्ड नाम के एक अधमरे बूढ़े नाइट ने उसे आवाज दी। उसने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया और टाइनी से कहा कि उसे पास्ट में जितना जल्दी हो सके ढूंढ ले। फिर अपनी मैजिक रिंग का इस्तेमाल करके उसने हमारे लड़के को टाइम में पीछे भेज दिया। और अब जैसे ही टाइनी को असगार्ड के आखिरी शब्द याद आते हैं, उसे उम्मीद है कि वो इस बार फ्यूचर बदल सकता है। ये एहसास होने के बाद कि उसे सच में टाइम में पीछे भेज दिया गया है, टाइनी इस फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है कि असगार्ड उसे थोड़ा और पहले क्यों नहीं भेज सका, इतना पहले कि वो अपनी बहन को बचा पाता। उसे समझ नहीं आता कि वो टाइम के इसी खास पॉइंट पर वापस क्यों आया है। अगले ही पल उसे खून की खांसी होने लगती है। वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी अभी भी कमजोर है, इसलिए वो बीती बातों पर रोने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है। शायद खुद असगार्ड को भी नहीं पता होगा कि ये टाइम ट्रेवल काम करेगा भी या नहीं। इसके बजाय टाइनी इस मौके का इस्तेमाल अपनी बहन को सही तरीके से गुड बाय कहने के लिए करता है। उसे असगार्ड की बातें याद आती हैं कि उसे जल्दी ढूंढना होगा। टाइनी ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बहन की मौत के जिम्मेदार आदमी वुल्फ से बदला लेने के बाद अपनी पिछली लाइफ में वो मुश्किल से वुल्फ से अपना बदला ले पाया था, लेकिन इस बार वो इसे सही तरीके से करना चाहता है। पहले उसे अपनी बहन का सही तरीके से फ्यूनरल करना होगा। बाद में टाइनी अपनी बहन की लाश के सामने खड़ा होता है, जो एक ताबूत में लेटी है, और उसकी आखिरी रस्में शुरू होती हैं। एरिना उसकी सगी बहन नहीं है। इसके बजाय उन दोनों के बाल काले और आंखें काली हैं, जिसे इस कॉन्टिनेंट पर एक बुरा शगुन माना जाता है। इसी वजह से हर कोई टाइनी से दूर रहता है। दूसरी तरफ एरिना अपने भाई को खो देती है और उसे उसमें एक भाई मिल जाता है। टाइनी को अफसोस है कि उसने कभी उस दयालुता का बदला नहीं चुकाया जो उसने उसे दिखाई थी। पुजारी आखिरी रस्में शुरू करता है। इसी बीच एरिना की दोस्त एम्मा टाइनी के गंभीर चेहरे को नोटिस करती है। वो बता सकती है कि वो बदल गया है और वो इसे उसके इकलौते बचे हुए परिवार की मौत से जोड़ती है। एम्मा को कुछ समय पहले की बात याद आती है, जब वो उसके घर गई थी और उसे अपनी बहन की लाश के ठीक बगल में खाना खाते हुए पाया था। वो सीन उसके लिए बहुत परेशान करने वाला था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने नोटिस किया कि उसकी सारी चोटें भी ठीक हो गई थीं। अगले ही पल उसने एरिना की बॉडी उठाई। एम्मा उसके इस अलग से बर्ताव से डर गई थी। उसने उसे डांटा, ये कहते हुए कि वो उसकी बात कभी नहीं सुनता जैसे वो एरिना की सुनता है। उसने सूप के लिए उसे थैंक यू बोला और प्रॉमिस किया कि वो इसका बदला चुकाएगा। अब उसे देखते हुए उसे अभी भी नहीं पता कि उसके माइंड में सच में क्या चल रहा था। इस बीच टाइनी अपनी बहन की हेल्प का बदला चुकाने के बारे में सोच रहा है। उसे याद है कि कैसे वो हमेशा उसे कॉन्फिडेंट रहने और अपना सिर ऊंचा रखने के लिए एनकरेज करती थी। वो अब बिल्कुल वही करने के लिए डिटरमिन्ड है। खुद को ब्लेम करने के बजाय वो अपने माइंड में अपनी बहन से बात करता है और प्रॉमिस करता है कि इस बार वो बिना किसी रिग्रेट के जिएगा। 1 महीना बीत गया है। हफ्तों की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वो अपनी माना बर्न कर रहा है। अब फाइनली
वुल्फ से अपना रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। वो वुल्फ की डेन के सामने खड़ा है। वहां के लोग उसे आते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वो बस एक और भिखारी है। वो चिढ़ जाते हैं जब टाइनी कैजुअली पूछता है कि क्या वुल्फ अंदर है। उनमें से एक उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी हवा में ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी कलाई को टाइट ग्रिप से पकड़ लेता है। वो उस आदमी को चैलेंज करता है, ये पूछते हुए कि क्या उसे सच में लगता है कि वो एक बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता। वो गुंडा दर्द से चिल्लाता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। टाइनी दूसरे गुंडे की तरफ बढ़ता है, जो ये समझ नहीं पा रहा कि एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो आदमी गैस करता है कि शायद ये किसी ड्रग का असर है, खुद को ये तसल्ली देते हुए कि बच्चा तो आखिर बच्चा ही है। वो टाइनी का कॉलर पकड़ता है, उसे एक तरफ फेंकने के इरादे से। वो गुंडा सिर्फ टाइनी की शर्ट ही खींच पाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी इंसान के बजाय स्टील का एक सॉलिड टुकड़ा उठाने की कोशिश कर रहा है। टाइनी उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि वो दिखने से ज्यादा भारी है और वो आदमी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर वो उस गुंडे को किक मारकर दूर फेंक देता है। असल में टाइनी अपनी ग्रोथ से बहुत खुश है, क्योंकि उसकी माना अब उसकी फिजिकल बॉडी के साथ परफेक्टली सिंक हो गई है। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो उसे पिछली लाइफ में नहीं मिली थी। ये सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक उसे अपनी माना और फिजिकल बॉडी के बीच लगातार इंटरेक्शन बनाकर और भी स्ट्रांग बनने में मदद करती है। इसकी बस एक ही कमी है कि उसे ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत है। एम्मा की वजह से वो इसे मैनेज कर पाया। जब वो वहां खड़ा होकर अपने ही ख्यालों में खोया होता है, बचे हुए गुंडे उसे पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डरे हुए देखते रहते हैं। उसे एहसास होता है कि नई जागी हुई माना कमजोर होती है, लेकिन इंजर्ड बॉडी में एब्जॉर्ब करना बहुत आसान होता है। वो गुंडे को ऊपर फेंकता है और उन लोगों को पहले उसे पीटने के लिए थैंक यू बोलता है। वो आदमी सीधा बेस की बिल्डिंग में जाकर गिरता है और अंदर के सभी लोग घुसपैठिए को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। वो टाइनी को वही भिखारी बच्चा पहचान लेते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो वहां अकेला और बिना किसी हथियार के आया है, लेकिन टाइनी बस स्माइल करता है। एक गुंडे का पैर पकड़ते हुए वो कहता है कि उसके पास हथियार है। वो आदमी घबराहट और दर्द में चिल्लाता है जब टाइनी उसे एक हथियार की तरह घुमाता है और उस इंसान की बॉडी का यूज दूसरे गुंडों को पीटने के लिए करता है। उनमें से ज्यादातर इस मंजर से पूरी तरह डरे हुए हैं। कुछ देर बाद सब हार जाते हैं। उसके ह्यूमन वेपन से पिटकर छोटे मोटे गुंडों को निपटाने के बाद वो अपना ध्यान स्ट्रॉन्ग दुश्मनों की तरफ लगाता है। अब सिर्फ लैंडर भाई बचे हैं। अपनी उंगली के इशारे से वो उन्हें अपने पास आने का चैलेंज देता है। लैंडर भाइयों में से एक अपनी तलवार के साथ तैयार है हमारे लड़के की बॉडी को चीरने के लिए। फिर वो रुक जाता है जब वो टाइनी की छोटी बॉडी के चारों ओर घूमती हुई माना को देखता है। उसका लालच बढ़ जाता है, क्योंकि माना यूज करने वालों की बॉडी की अच्छी कीमत मिलती है। इस बीच टाइनी बोर हो रहा है, ये देखकर कि जिस आदमी को वो हथियार की तरह यूज कर रहा है वो थक गया है और गिरने वाला है। उसे याद आता है जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे इंसान की बॉडी को हथियार की तरह यूज करने के लिए डांटा था। उस समय उसके लड़ने के खतरनाक तरीके को बदलने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सिखाया था। ये वही टेक्निक है जो वो उन भाइयों के खिलाफ यूज करने वाला है। दोनों भाई एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनकी तलवारों से पीछे हट जाता है। उनकी मूवमेंट्स को पहले ही समझकर वो एक भाई को पंच मारता है और दूसरे को किक। फिर वो उनमें से एक को पकड़ता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। इससे पहले कि बॉडी जमीन पर गिरे, टाइनी बिजली की स्पीड से उसके पास पहुंचता है और उसे फिर से किक मारता है। आखिर में उसने उन दोनों को हरा दिया है। फिर हमलावरों का लीडर वुल्फ आखिर में सामने आता है। अपनी पिछली लाइफ से टाइनी को पहले से ही पता है कि वुल्फ असल में एक वर्बीस्ट है। सिर्फ एक आम वर्बीस्ट नहीं, बल्कि एक सिल्वर वर्बीस्ट, जो वर्बीस्ट रॉयल फैमिली के डायरेक्ट वंशज माने जाते हैं। उस समय उसे ये पता नहीं चल पाया कि एक रेयर वर्बीस्ट इस तरह के स्लम में कैसे आ गया, क्योंकि उसे हराने में टाइनी के पसीने छूट गए थे। उसे यकीन है कि वो अब सच का पता लगा लेगा। वुल्फ टाइनी को इतनी आसानी से अपने आदमियों को संभालते देख हैरान रह जाता है। जब टाइनी उसे चैलेंज करता है और कहता है कि वो उसे भी मार डालेगा, वुल्फ तुरंत ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है, हमारे लड़के को सबक सिखाने के लिए तैयार। टाइनी उसे शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगाते देख सेटिस्फाइड है। हालांकि जब वुल्फ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो टाइनी हैरान रह जाता है। वो कोई सिल्वर वर्बीस्ट नहीं है, इसके बजाय वो बस एक मामूली कुत्ता है। वुल्फ इस बेइज्जती पर उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो टाइनी की तरफ भागता है, उस पर बार बार पंजे मारता है और उसके मूव्स से बचता है। टाइनी सिचुएशन के बारे में सोचता है। वुल्फ वाकई में लैंडर भाइयों से ज्यादा तेज और स्ट्रांग है, लेकिन वो उस सिल्वर वर्बीस्ट जितना पावरफुल नहीं है जिससे टाइनी ने अपनी पिछली लाइफ में लड़ाई की थी। टाइनी वुल्फ का जबड़ा पकड़ता है, उसे अपने माना से कुचल देता है और उसे दूर फेंक देता है। एक बार उसके वर्बीस्ट साथी ने उसे एक टिप दी थी कि जब वो अपना कंट्रोल खो दें तो उनकी तरह के लोगों से कैसे निपटना है। अब टाइनी वो टिप यहाँ अप्लाई करने वाला है। गुस्से में वुल्फ उसकी तरफ भागता है, लेकिन टाइनी हर पंजे के वार से बच जाता है।
एक ब्लाइंड स्पॉट से टाइनी उसे जोर से किक मारता है और कहता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। सेटिस्फाइड होकर टाइनी उसे जान से मारने या उसके करीब तक पीटने के लिए तैयार है। वो उसे बिना रुके किक मारता है और पीटता है। उसे वो समय याद आता है जब उसके साथी ने उससे कहा था कि उनके अंदर से बीस्ट को बाहर निकालने के लिए उन्हें पीटो, क्योंकि वर बीस्ट्स में चोट को सहने के लिए रिजनरेशन एबिलिटी होती है। अगले ही पल वो वुल्फ को एक दीवार में फेंक देता है। इसके नतीजे में दीवार में दरार आ जाती है और उसमें से कुछ गिरता है। वुल्फ वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। टाइनी नोटिस करता है कि उसे होश आ गया है। वुल्फ कंफ्यूज है कि टाइनी उसे क्यों पीट रहा है और उसके मकसद के बारे में सोचता है। टाइनी इस बार उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए तैयार है। वो उसे तब तक पीटना चाहता है जब तक वो उसकी बहन से माफी नहीं मांग लेता। एक बार काम पूरा हो जाने पर वो प्रार्थना करता है कि उसकी बहन को आखिर में शांति मिले। जब वो उसे मारने का इरादा जताता है तो डरा हुआ वुल्फ उससे और उसकी बहन दोनों से माफी मांगने लगता है। टाइनी कहता है कि चाहे वो उसे कितना भी मारना चाहे और उसकी बॉडी को अपनी बहन की कब्र पर छड़ाना चाहे, वो जानता है कि उसकी बहन वुल्फ का चेहरा वहां देखकर खुश नहीं होगी। इसलिए वो इसके बजाय जांच करने का फैसला करता है। वो वुल्फ को धमकी देता है और वादा करता है कि हर बार सवाल का जवाब न मिलने पर उसे मार पड़ेगी। फिर टाइनी जमीन पर एक पत्थर नोटिस करता है। वो उसे उठा लेता है क्योंकि उसे याद नहीं है कि ये उसकी पिछली लाइफ में वहां था। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे अंदर डार्क एनर्जी महसूस होती है। अगले ही पल वो पत्थर के अंदर जंजीरों में जकड़े एक सिल्वर वरबीस्ट को दहाड़ते हुए देख सकता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि ये क्या है। उसे याद आता है कि उसके एल्फ साथी ने एक बार उसे स्प्रिट बीस्ट्स दिखाए थे। ये जीव कई 100 सालों तक माना इकट्ठा करने के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर इस प्रोसेस के दौरान उनका पुनर्जन्म होता है। स्प्रिट बीस्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं और आमतौर पर सिर्फ एल्फनहाइम में रहते हैं। वो उस समय इतना जानता था, खासकर जब उसने उसे एक स्प्रिट स्टोन दिखाया था जिसमें एक स्पिरिट का असली सार होता है। ये एहसास होने के बाद कि उसने असल में क्या पकड़ा हुआ है, वो सोचता है कि वुल्फ के हाथ इतनी कीमती चीज कैसे लगी। इसके अलावा ये स्प्रिट रॉक डार्क डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ है। सबसे पहले टाइनी बीस्ट को बांधने वाली डार्क जंजीरों को तोड़ देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, बीस्ट की यादें उस पर हावी हो जाती हैं। वो एक सिल्वर वुल्फ को देखता है जिसे डार्क एनर्जी छोड़ने वाले कुछ साये ने घेर रखा है। वो वुल्फ पर हर तरफ से हमला करते हैं। एक बार जब वो हार जाता है तो वो स्पिरिट स्टोन निकालने के लिए उसके शरीर में डार्क खंजर घोंप देते हैं। फिर वो एक बच्चे को वो पत्थर सौंपते हुए देखता है। अगले ही पल बच्चा उसे सोख लेता है और वुल्फ बन जाता है। टाइनी को एहसास होता है कि ये एक इंसान से आर्टिफिशियल वबीस्ट बनाने का गलत तरीका है। अब बात समझ में आती है। वुल्फ इस बार पत्थर को पूरी तरह से सोख नहीं पाया था, इसी वजह से वो सिल्वर वर्बीस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। सिल्वर वुल्फ की स्पिरिट आगे बढ़ती है, ह्यूमन वुल्फ से अपना बदला लेने के लिए तैयार। टाइनी उसे रोकता है और कहता है कि वो वुल्फ को मरने से पहले और तड़पाना चाहता है। वो हैरान रह जाता है जब सिल्वर वुल्फ सच में उसकी बात समझता हुआ लगता है। उसे याद आता है कि एस्टिना ने एक बार उसे बताया था कि अगर किसी इंसान की सोल प्योर हो और उसके पास काफी माना हो तो वो स्पिरिट मेज बन सकता है। उसने इशारा किया था कि बच्चों के पास इसका सबसे अच्छा मौका होता है। वो मान लेता है कि क्योंकि वो फिर से जवान हो गया है तो शायद वो स्पिरिट मेज के लिए क्वालिफाई कर सकता है, इसीलिए ये बीस्ट उसे समझ रहा है। हालांकि उसे अपनी सोल के प्योर होने पर पूरा डाउट है। जवाब खुद स्पिरिट बीस्ट से आता है, जो समझाता है कि जब उसने जंजीरें तोड़ी तो उसके माना ने टूटे हुए पत्थर की दरारों को भर दिया जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए। टाइनी पूछता है कि क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट बीस्ट तुरंत सिर हिला देता है, अपना हाथ बढ़ाते हुए। टाइनी इसके साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्साइटेड है। वो जानता है कि ट्रेडिशनल मैजिक के उलट स्पिरिट्स को किसी मेज द्वारा लगातार मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय वो फिजिकल पार्टनर्स के तौर पर खुद काम कर सकते हैं। उन्हें बस अपने समनर से लगातार माना सप्लाई की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, वो अपने मेज के साथ साथ और भी स्ट्रांग होते जाते हैं। यही वजह है कि एस्टिना को 10 नाइट्स में सबसे स्ट्रांग माना जाता था। स्पिरिट बीस्ट एक शर्त रखता है, उसे अपने दुश्मनों से बदला चाहिए। हमारा लड़का तुरंत मान जाता है क्योंकि वो पहले से ही फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के खिलाफ जाने का प्लान बना रहा है। एक बार जब वो कुछ ग्राउंड रूल्स बना लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल स्टेज पूरा हो जाता है। टाइनी डिसाइड करता है कि अब अपने नए पार्टनर को एक नाम देने का टाइम आ गया है। वो उसे वलांग बुलाता है, जो मून वुल्फ नाम का ही एक बदला हुआ रूप है। अब बड़ा सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो परछाइयों के पीछे से वुल्फ को सपोर्ट कर रहे हैं। उसे यकीन है कि ये लोग फोर्सेस ऑफ डार्कनेस से जुड़े हैं क्योंकि उसने डार्क एनर्जी महसूस की थी। वो डेमन फॉलोअर्स हैं, ऐसे पागल लोग जो भगवान के बजाय डेमन्स की पूजा करते हैं। बीस्ट लॉर्ड की आर्मी के आने से पहले डेमन फॉलोअर्स तबाही मचा रहे थे।
उस टाइम के दौरान टाइनी एक लेबिरिंथ के अंदर था, इसलिए वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो वुल्फ को लात मारता है और जवाब मांगता है कि क्या डेमन फॉलोअर्स ने उसे स्पिरिट स्टोन दिया था। जब वुल्फ अपने होश में नहीं आता तो टाइनी वलांग को इसे संभालने के लिए कहता है। वलांग एक दहाड़ मारता है जो उसे झटके से जगा देती है। टाइनी सवाल दोहराता है और कहता है कि उसे ग्रुप की लोकेशन और उनके करंट प्लान्स के बारे में जानना है। वुल्फ उस पर डरावने तरीके से हंसता है। वो समझाता है कि वो उन लोगों के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और वो टाइनी को ये सब करके बच निकलने नहीं देंगे। जैसे ही वो मेंशन करता है कि वो कितने पावरफुल हैं, उसका सिर फट जाता है। टाइनी तुरंत समझ जाता है कि उन्होंने उसे चुप रखने के लिए उस पर किसी तरह का स्पेल डाला था। उसे याद आता है कि कैसे उसकी पिछली लाइफ में वुल्फ ने धमकी दी थी कि वो उसे ढूंढ निकालेंगे। उस समय उसने मान लिया था कि वुल्फ अपने खुद के गुर्गों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब उसने तब उन आदमियों की जांच की तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि वुल्फ एक वेयर बीस्ट था। इस मामले को अभी के लिए छोड़ने का फैसला करते हुए वो दीवार की दरार को देखता है और सोचता है कि इसमें और क्या है। वो वुल्फ की बॉडी को दीवार पर फेंकता है। उस एक्स्ट्रा फोर्स के साथ स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट जाता है और एक छिपा हुआ सेफ सामने आता है। टाइनी डिसाइड करता है कि मौका मिलने पर वो ये इन्फॉर्मेशन असगार्ड को देगा। वो डिक्लेयर करता है कि उसे अपने पुराने साथियों पर भरोसा है, फिर खुद को सुधारता है। एसगार्ड उसका फ्यूचर कंपेनियन बनने वाला है। वो सेफ खोलता है तो उसे अंदर बहुत सारा खजाना मिलता है, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, रिंग ऑफ वेलेंटिया की सील। उसे एगार्ड के करीब जाने के लिए उस रिंग की जरूरत है। ये वो रिंग है जो क्लोई ने उसे दी थी। उसने उसे कहा था कि इस रिंग के साथ उसे ढूंढने आए और वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगी। उसने तब मेंशन किया था कि वो पहले से ही जानता होगा कि वो कौन है। टाइनी जानता है कि एज़ोन एम्पायर में हर कोई जानता है कि वो क्लोई वन वेलेंटिया है। वो असगार्ड की सबसे छोटी बेटी है जो अपने दयालु बिहेवियर के लिए जानी जाती है और उसका निकनेम एंजल ऑफ वेलेंसिया है। जब वो 16 साल की हुई तो उसने टेरिटरी में ट्रेवल किया। ये वेलेंटिया का रिवाज था कि जब उनके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तो वो अपना नाम रोशन करने के लिए टेरिटरी के हर मंदिर में फूलों की भेंट चढ़ाते हैं। तभी उसकी मुलाकात उससे फिली एस्टेट के इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट में हुई, जो ड्यूक के इलाके के बॉर्डर पर है। अपनी पिछली लाइफ में उसने अपना बदला इतनी देर से लिया कि वो टाइम पर रिंग हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए वो तब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार वो इसका यूज एगार्ड के साथ मीटिंग पक्की करने के लिए कर सकता है। अब उसे पता है कि एक और इंसान आने वाला है। टाइनी सही है। क्राइम सीन पर एक नाइट आता है। नाइट देखता है कि मुजरिम पक्का कोई माना यूजर होगा। जिस तरह से उसने एक आदमी को पैर से पकड़कर चारों तरफ घुमाया, उसे यही लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये किसी बच्चे का काम हो सकता है। जब गुंडे इस बात को कंफर्म करते हैं तो वो उन पर यकीन नहीं करता और उन पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाता है कि वो ऐसी कहानियां बना रहे हैं। फिर वो एक को लात मारता है क्योंकि वुल्फ ने उन्हें कंट्रोल में नहीं रखा था। ये आदमी सर्राम है जो फिली एस्टेट गार्ड्स का कैप्टन है और इस इंसिडेंट के सुलझने के बाद वो वुल्फ से और भी ज्यादा पैसे ऐंठने का इरादा रखता है। हालांकि उसके प्लान में तब रुकावट आती है जब टाइनी सीढ़ियों पर दिखाई देता है, जिससे राम उससे पूछता है कि क्या इस तबाही के लिए वो जिम्मेदार है। टाइनी बड़े आराम से मान लेता है और जैसे ही राम उसकी हिम्मत पर गुस्सा होने लगता है, टाइनी कहता है कि उसने सिर्फ वुल्फ जैसे एक आम आदमी को पीटा है। राम जैसे स्टेटस वाले नाइट के लिए खुद आकर ये सब देखना कोई बड़ी बात नहीं है। वो रूखेपन से कहता है कि राम की मौजूदगी का मतलब है कि वो वुल्फ से अच्छी खासी रिश्वत ले रहा है। ये बेइज्जती कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्से में डाल देती है। हमला करने के लिए तुरंत अपना माना एक्टिवेट करते हुए राम का ये दिखावा उसे सिर्फ और ज्यादा खामोश नफरत ही दिलाता है, क्योंकि टाइनी नोटिस करता है कि कैप्टन अभी तक माना यूज करने के दूसरे स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है। इससे पहले कि राम उसे मार पाए वो उसका हाथ झटक देता है, ये समझते हुए कि वो इस आदमी को अपनी पूरी पावर यूज किए बिना भी संभाल सकता है। वो राम की तरफ झपटता है और उसे घुटने से मारने ही वाला होता है, लेकिन उसका दुश्मन उसे रोक लेता है। राम उसकी पावर को मानता है, भले ही वो एक बच्चा है, और उसे दूर धकेल देता है। टाइनी सिर्फ इतनी पावर दिखाना चाहता है जिससे वो नेगोशिएट कर सके। वो अभी लॉर्ड को अपना दुश्मन बनाने का रिस्क नहीं ले सकता। वो हवा में उछलता है और पीछे हट जाता है। राम की कमांड में बहुत सारे नाइट्स हैं, इसलिए उसे बस उस आदमी को पीछे हटाने का कोई रास्ता चाहिए। राम परेशान है कि उसके हमलों से बचा जा रहा है। वो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, लेकिन जब वो टाइनी के पीछे वूलिंग को खड़ा देखता है तो एकदम रुक जाता है। टाइनी राम के एक्सप्रेशन को देखता है। उसे पता है कि इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह पर किसी स्प्रिट बीस्ट को देखना लगभग नामुमकिन है। टाइनी सीधे मुद्दे पर आता है। उसे पता है कि राम को सिर्फ अपने पैसों की चिंता है, इसलिए वो उसे उतने ही पैसे देने का ऑफर देता है जितने वुल्फ ने दिए थे। राम को यकीन नहीं होता कि एक बच्चा इतना खर्च उठा सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि टाइनी पक्का कोई उम्रदराज जादूगर है जो अपनी असली पहचान छिपाने के लिए मैजिक का यूज कर रहा है। टाइनी दावा करता है कि उसने डिस्ट्रिक्ट में काफी नाम कमा लिया है।
राम अपनी किस्मत आजमाता है और दावा करता है कि वुल्फ ने उसे 5 प्लैटिनम सिक्के दिए थे और पूछता है कि क्या टाइनी उसकी बराबरी कर सकता है। टाइनी उसकी बातों में नहीं आता क्योंकि उसे अंदाजा है कि वुल्फ ने असल में उसे एक प्लैटिनम सिक्का दिया था और वो बदले में 1.5 सिक्का देने का ऑफर देता है। राम इस ऑफर पर गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कि वो कोई धमकी दे पाता, वोलिंग एक ऐसी दहाड़ मारता है जो उसे अपनी जगह पर जमा देती है। टाइनी शांति से राम को जान से मारने की धमकी देता है अगर वो इस डील को नहीं मानता। आखिर में राम अपनी तलवार वापस रख लेता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा ऐसी चाल चलेगा। टाइनी उसका आखिरी फैसला पूछता है। राम जवाब देता है कि वो महीने के आखिर तक अपनी पेमेंट का इंतजार करेगा। बाकी बचे गुंडे उससे मिन्नत करते हैं कि उन्हें ऐसे छोड़कर न जाए, लेकिन राम बस गुस्से में उनमें से एक को किनारे हटा देता है। टाइनी फिर राम की तरफ सिक्के फेंकता है। वो उससे लॉर्ड के साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है ताकि वो इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट की ओनरशिप ले सके। राम लॉर्ड को ये बताने का वादा करता है कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन वो टाइनी को याद दिलाता है कि अगर वो पेमेंट देने में फेल हुआ तो उसे लॉर्ड के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उसके जाने के बाद टाइनी घमंड से सोचता है कि क्या वो दिन कभी सच में आएगा। वो उन गुंडों की तरफ मुड़ता है जो चुपके से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट में अभी जितनी भी काम करने वाली औरतें और भिखारी बच्चे हैं उन्हें लेकर आएं। वो एक सख्त धमकी देता है कि अगर वो 1 मिनट भी लेट हुए तो वो हर बीतते मिनट के लिए एक इंसान को मार देगा। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उन्हें वार्न करता है कि उसका स्पिरिट बीस्ट उन्हें ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। वो उन्हें पूरे 1 घंटे का टाइम देता है। डरे हुए वो सब उसके ऑर्डर्स मानने के लिए भागते हैं। अगर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चला तो वो एक वीक के अंदर इस जगह से फ्री हो जाएगा। फिर वो फाइनली ये गार्ड से मिल सकता है। थोड़ी देर बाद डरे हुए गुंडे सबको अंदर ले आते हैं। एम्मा भी उनके बीच है जो उसे वहां देखकर वरीड है। उसकी नजरें उसके नकल्स पर लगे खून पर टिकी हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसका खून नहीं बल्कि वुल्फ का है। वो सबको वुल्फ की डेड बॉडी दिखाता है और क्लेम करता है कि वो आदमी फाइनली मर चुका है। सब वरीड हैं क्योंकि वुल्फ लॉर्ड का सपोर्टर था। उन्हें डर है कि लॉर्ड का गुस्सा उन पर गिरेगा। जब वो पॉइंट आउट करते हैं कि किसी नोबल को धोखा देना क्राइम है तो टाइनी इसे कंफर्म करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ड्यूक ऑफ वलेंसिया को भी पता चल जाएगा कि लॉर्ड उसे झूठ बोल रहा है। अब उसके पास प्रूफ है। वो लॉर्ड का करप्शन ड्यूक के सामने लाना चाहता है। कुछ दिनों बाद 2 गार्ड्स राम के गायब होने के बारे में डिस्कस करने में बिजी हैं। वो फिलहाल इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट के इंसिडेंट की वजह से प्रोबेशन पर है। वो मान लेते हैं कि ये सिर्फ गुंडों के बीच की पावर स्ट्रगल थी। हालांकि उन्होंने किसी मिस्टीरियस गोस्ट या जायंट वुल्फ की रूमर्स सुनी है, पर वो एक वर्ड पर भी यकीन नहीं करते। गुंडे हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और तो और वुल्फ मर चुका है और उसकी सारी वेल्थ चोरी हो गई है। राम को आखिर में नए बॉस को हैंडल न कर पाने के लिए पनिश किया गया। उस इंसिडेंट के बाद से इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट की सारी शॉप्स बंद हैं, जिससे मर्चेंट्स की कंप्लेंट्स की बाढ़ आ गई है। लॉर्ड हर मिनट और गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसकी इनकम का मेन सोर्स खत्म हो रहा है। वो फाइनली नए बॉस को अपने रेजिडेंस पर बुलाता है। इसी बीच हमारा लड़का उन 2 गार्ड्स की गॉसिप सुन रहा है। उस दिन टाइनी ने इस टॉपिक पर बात की कि अगर लॉर्ड ऑफ फाइल्स के क्राइम्स असगार्ड के सामने आ गए तो क्या होगा। अपनी प्रीवियस लाइफ में लेजर्स मिलने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसने मान लिया था कि सारे नोबल्स एक जैसे होते हैं। तब उसने बस वुल्फ की आधी वेल्थ और लेडर्स लॉर्ड को दे दिए ताकि कुछ जान पहचान वालों को छुड़ा सके। वो तब तक इतना स्मार्ट नहीं था। नाइट बनने के बाद ही उसे रियलाइज हुआ कि छोटे नोबल से ऊपर हमेशा एक बड़ा नोबल होता है। वो एमा की तरफ मुड़ा और डिक्लेयर किया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सब वुल्फ के रूल से फ्री हैं। फिर उसने उन्हें अपना रिवेंज लेने के लिए कहा। इशारा मिलते ही एमा पहली थी जिसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वुल्फ की बॉडी को लात मारी। उससे हिम्मत पाकर सबने अपना दुख निकालने के लिए लाश को पीटना शुरू कर दिया। टाइनी जानता था कि वो चाहे जो भी करे उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होगा। फिर भी उसने वुल्फ का पैसा उन्हें ऑफर किया और कहा कि जितना चाहें ले लें। उसने उनसे गोल्ड लेकर इनव डिस्ट्रिक्ट छोड़ने को कहा। वो हैरान रह गए ये रियलाइजन करके कि वो सारी वेल्थ दान कर रहा है। एम्मा ने उसके शेयर के बारे में पूछा, पर उसने जवाब दिया कि उसे जो चाहिए था वो उसने पहले ही ले लिया है। उसने जोर दिया कि उसे भी पैसों की जरूरत है, भले ही वो अभी तक इसकी इंपॉर्टेंस पूरी तरह न समझता हो। फिर वो उन औरतों की तरफ मुड़ा जिनकी आंखों में अब ग्रीड थी। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उस पैसे से कोई क्राइम किया या लॉर्ड के पास गईं, तो वुलिंग उन्हें फाड़ देगा। उस स्पिरिट बीस्ट को देखकर सब डर गए। वो वापस एमा की तरफ मुड़ा और रिकमेंड किया कि अगर वो जाना चाहती है तो डायन के पास जाए। उसने सजेस्ट किया कि वो साथ ट्रैवल करें और एस्कॉर्ट के लिए मर्सनरीज हायर कर लें। जब उसने उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे कहीं और जाना है। एमा पहले तो वरीड थी, पर वुलिंग को देखकर वो समझ गई कि वो ठीक रहेगा। वो डायन के पास जाने के लिए मान गई, पर उससे कहा कि अगर उसे कभी हेल्प चाहिए हो तो उसे ढूंढ ले। उसने उसे थैंक यू कहा। उस दिन से फिली के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का सारा काम बंद हो गया।
प्रेजेंट में एक गार्ड नए बॉस के नाम के बारे में पूछता है। ठीक उसी मोमेंट पर वो टाइनी को वहां खड़ा देखते हैं और वो जवाब देता है कि नए बॉस का नाम टाइनी है। वो उसे वार्न करते हैं कि एक आम बच्चा लॉर्ड के रेसिडेंस के पास ऐसे नहीं घूम सकता। फिर पहला गार्ड अचानक सोचता है कि इस बच्चे को बॉस का नाम कैसे पता। अपने सिल्वर वुल्फ को बुलाते हुए टाइनी सच बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वही बॉस है। कैसल के अंदर वो खुद को एक और ऐसी सिचुएशन में पाकर बोर हो रहा है जहां उसकी छोटी बॉडी की वजह से उसे कम समझा जा रहा है। वो क्रैन के सामने खड़ा है, जो नाइट्स ऑफ फाइल्स का कमांडर है। क्रैन कमेंट करता है कि वो कितना यंग है क्योंकि उसने राम से पहले ही उसके बारे में सुना था। टाइनी उसे ताना मारता है और कहता है कि किसी गेस्ट को जज करते हुए इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। कमांडर बहुत गुस्से में है और टाइनी को उसकी औकात याद दिलाता है। टाइनी पलटकर जवाब देता है कि क्रान को अपनी खुद की औकात पता होनी चाहिए। वो लॉर्ड से छोटा है, इसलिए उसे लॉर्ड के गेस्ट पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। कमांडर चिढ़कर कहता है कि टाइनी से गटर की बदबू आ रही है। टाइनी वापस जवाब देता है कि बदबू तो क्रान से आ रही है। गुस्से में आकर क्रान अपनी तलवार निकाल लेता है। बटलर उनके बीच में आ जाता है और क्रान को याद दिलाता है कि लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। क्रान आखिर में माफी मांगता है और अपनी तलवार अंदर रख लेता है और टाइनी को अपनी जुबान पर लगाम रखने की वार्निंग देता है क्योंकि लॉर्ड एक सख्त आदमी है। टाइनी इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता। क्रान, जो अभी भी गुस्से में है, फैसला करता है कि जैसे ही लॉर्ड इशारा करेंगे वो इस लड़के को मार देगा। फिर क्रान लॉर्ड को टाइनी के आने की खबर देता है। लॉर्ड उन्हें अंदर आने की इजाजत देते हैं। जैसे ही वो दरवाजों से अंदर जाता है, टाइनी लॉर्ड को देखकर शॉक हो जाता है। अंदर आने की इजाजत देते हैं। जैसे ही वो दरवाजों से अंदर जाता है, टाइनी लॉर्ड को देखकर शॉक हो जाता है। अपने शॉक को छुपाते हुए वो तुरंत लॉर्ड को ठीक से ग्रीट करने के लिए झुकता है, जिससे क्रैन सोचने लगता है कि उसने ऐसे मैनर्स कहां से सीखे। टाइनी जवाब देता है कि वो लॉर्ड को सही तरीके से ग्रीट करने की प्रैक्टिस कर रहा था। टाइनी दूसरी तरफ उसे अपनी पास्ट लाइफ से याद करता है। उस समय ये आदमी एक मोटा नशा करने वाला था। ये वर्जन शायद ड्रग्स का आदी होने से पहले वाला फिट वर्जन है। उसकी हेल्थ चाहे जैसी भी हो, वो अभी भी एक करप्ट लॉर्ड है। टायोन के खिलाफ सबूत के तौर पर लेजर को असगार्ड भेजना उसे पक्का खत्म कर देगा। टाइनी को बस उसे वहीं रोक कर रखना है। लॉर्ड कमेंट करते हैं कि उसके मैनर्स क्रैन के मुकाबले उनके लिए ज्यादा बेहतर हैं। टाइनी बड़ी विनम्रता से नाटक करता है जैसे वो तलवार और उसके मालिक को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। फिर वो एक बहुत बड़ा धमाका करता है। वो टायोन का नाइट बनना चाहता है। टाइमन इसे ऐसे समझता है जैसे टाइनी क्रैन को एक कंपेटिटर मान रहा है और वो उसकी एम्बिशन देखकर हैरान है। हालांकि उसे शक है कि टाइनी असल में कोई बच्चा नहीं है। उसे लगता है कि शायद उसमें ड्वार्फ या एल्फ का खून है। टाइनी जोर देकर कहता है कि वो सिर्फ 13 साल का है, जिसे सुनकर क्रान पूरी तरह दंग रह जाता है। टीमान खड़ा होता है और असली टॉपिक पर आता है। टाइनी ने इनवाइटेड डिस्ट्रिक्ट से होने वाली उसकी इनकम को बर्बाद कर दिया, वो भी तब जब वो उसका नाइट बनना चाहता है। टीमन उसके के कामों के लिए जवाब मांगता है। टाइनी जवाब देता है कि उसने ये सब लॉर्ड की भलाई के लिए किया। इस जवाब से टीमन की बोलती बंद हो जाती है। वो आगे समझाता है कि भले ही टीमन काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। क्रैन उसे वहीं मारने की बात करता है, लेकिन टाइनी अपनी वजह साफ करता है। वो दावा करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अफवाहें फैलने लगी थीं कि वैलेंटिनो को टाइमन के इलाके में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रेड की भनक लग रही है। इसका जिक्र होते ही क्रान सहम जाता है। टाइनी क्लोए के इनवाइटर डिस्ट्रिक्ट के दौरे का जिक्र करता है और कहता है कि उसने इसके बारे में उन लोगों से सुना जो उसके साथ थे। वो दलील देता है कि उसने बस टाइमन की तरफ से चीजों को सुलझाया, इससे पहले कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। टाइनी मन ही मन मुस्कुराता है कि उसने सच को कितनी सफाई से घुमा दिया, जबकि टाइमन कहानी को वेरीफाई करने की कोशिश करता है। टीमन सोचता है कि क्या एगर्ड क्लोए के विजिट से पहले कुछ प्लान कर रहा है। क्रान टाइनी की बात को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइमन उस पर चिल्लाता है कि वो इसमें न पड़े। क्रान तुरंत माफी मांगता है। आखिर में टाइमन टाइनी के कामों की तारीफ करता है, भले ही उसने चीजों को थोड़े रफ तरीके से हैंडल किया हो। टाइनी उसे थैंक यू कहता है, लेकिन टाइमन को अभी भी उस पर शक है। उसने पहले ही सुन लिया है कि टाइनी के पास स्पिरिट वुल्फ है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या टाइनी ने इसे वुल्फ के स्पिरिट स्टोन से चुराया है। हमारे लड़के ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि टायोन को पत्थर के बारे में पता होगा। अगले ही पल वॉलिंग उसके पास आ जाता है। वुल्फ की मदद से टाइनी वो देख सकता है जो आम आंखों से नहीं दिखता। टाइमन के चारों तरफ एक घूमती हुई काली एनर्जी है। इसका मतलब है कि वो एक डार्क मेज है। टाइनी जानता है कि डीमंस उन लोगों को पावर देते हैं जो उन्हें बलि देते हैं। टीमन के चारों तरफ के डबल सर्कल को देखकर लगता है कि उसने सैकड़ों लाशों या दर्जनों जिंदा लोगों की बलि दी होगी। अचानक टाइनी को उन गुंडों की याद आती है जिन्होंने उसकी बहन की बॉडी ले जाने की कोशिश की थी। वो बता रहे थे कि लोग अच्छे पैसों में लाशें खरीद रहे थे। वो नतीजा निकालता है कि टाइमन ही इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट में बॉडीज खरीद रहा होगा। इसका मतलब है कि वुल्फ के पास शुरू से ही एक डार्क मेज का सपोर्ट था। वो सोचता है कि वुल्फ असल में कौन था। टिमन जवाब मांगता है,
लेकिन टाइनी अनजान बनने का नाटक करता है। टिमन तुरंत अपने नाइट को इशारा करता है, जो टाइनी पर अपनी सोड निकाल लेता है। हमारे बॉय को पता है कि वो अपनी करंट पावर के साथ उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपने फेमिलियर को समन करता है। वुलंग उसके पीछे आता है और उसकी दहाड़ क्रैन को वहीं रोक देती है, लेकिन टीमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वुल्फ को बेकार होने के लिए कोसता है और अपना टेस्ट सब्जेक्ट बदलने का फैसला करता है। ये सुनकर टाइनी गेस करता है कि वो शायद उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करने का प्लान बना रहे हैं। टीमन क्रैन से बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है और क्रैन जवाब देता है कि टाइनी जल्द ही सेकंड स्टेज पर पहुंच जाएगा। टाइमन कमेंट करता है कि ये उसे एक नाइट के लेवल पर खड़ा कर देता है। क्रैन बताता है कि टाइनी कितना बड़ा जीनियस होगा जिसने खुद से मना एवेकन किया है, खासकर तब जब वो कोई नोबल नहीं है जिसने इसे बचपन से सीखा हो। टिमन हैरान रह जाता है। क्रैन नोट करता है कि हालांकि किसी के लिए खुद से मना एवेकन करना रेयर है, लेकिन टाइनी का मना रिफाइंड है और लीक नहीं हो रहा है। उसके माना सर्कल स्टेबल हैं, जिसका मतलब है कि किसी ने उसे सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक का यूज करके सिखाया होगा। टीमन जानना चाहता है कि उसे किसने सिखाया। टाइनी समझ जाता है कि अगर वो ये दावा करेगा कि उसने खुद सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक बनाई है, तो टाइमन उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो झूठ बोलता है कि फिल्स आने से पहले उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे ये ब्रीदिंग टेक्निक्स तब से सिखाई गई थी जब वो एक बच्चा था, और उसे बाद में एहसास हुआ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। टिमन इसे समझने के लिए रुकता है। टाइनी जानता है कि टिमन इस कहानी को वेरीफाई नहीं कर सकता। इतने सारे रिफ्यूजीज इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट में आए क्योंकि टाइमन ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्हें आने दिया था। टाइनी कहता है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ ही काफी बड़ा सबूत होनी चाहिए। उसकी हैरानी के लिए टिमन इस एक्सप्लेनेशन को मान लेता है। टाइनी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस बात को इतनी आसानी से जाने देगा, और वो सही है। टाइमन अभी रुका नहीं है। वो फैसला करता है कि वो किसी और को खुद परखने देगा और टाइनी को वहीं रुकने के लिए कहता है। वो कमेंट करता है कि उसने वुल्फ को मारकर चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दी। टाइनी सोचता है कि ये मिस्ट्री पर्सन कौन हो सकता है। ये सोचकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि वो शायद उसी ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं जिसके बारे में वुल्फ ने उसे बताया था। क्योंकि टीमन एक डार्क मेज है, वो गेस करता है कि ये न्यूकमर भी वैसा ही होगा। अगर वो किसी इतने पावरफुल इंसान के हाथ लग गया तो ये एक नाइटमेयर सिनेरियो होगा। टीमन उसकी सोच को बीच में रोकता है और पूछता है कि क्या उसे ऑफर मंजूर है। टाइनी उसी वक्त अपनी लॉयल्टी जता देता है। फिर वो पूछता है कि क्या आने वाला गेस्ट कोई इंपॉर्टेंट इंसान है। टीमन कंफर्म करता है और उसे वार्न करता है कि उसे बहुत पोलाइट रहना चाहिए। टाइनी अपने आखिरी ऑप्शंस का हिसाब लगाने लगता है। 3 दिनों में एसगार्ड लेजर्स को चेक कर लेगा और सच का पता लगा लेगा। एक डिसिप्लिनरी आर्मी को इकट्ठा करने में 3 दिन और लगेंगे, और फिर उन्हें फाइल के एस्टेट तक पहुंचने में और टाइम लगेगा। कुल मिलाकर मदद पहुंचने में लगभग आधा महीना लगेगा। वो उम्मीद करता है कि ये स्पेशल पर्सन उस टाइम के बाद ही आए। वो आने के टाइम के बारे में पूछता है, ये बहाना बनाकर कि वो गेस्ट को ठीक से ग्रीट करने के लिए एटिकेटिक सीखना चाहता है। टाइमन जवाब देता है कि वो लगभग 1 हफ्ते में आ जाएंगे। ये सुनते ही टाइनी परेशान हो जाता है। बाद में टाइनी अपनी नई प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। ये मिस्ट्री पर्सन सिर्फ 1 हफ्ते में आ रहा है। उसके पास अब 2 ऑप्शंस बचे हैं। पहला, वो भाग सकता है। इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट के लोग पहले ही जा चुके हैं, इसीलिए लॉर्ड के आदमियों से बचकर गायब होना आसान होगा। प्रॉब्लम यह है कि इससे वो एक वांटेड आदमी बन जाएगा। इससे बाद में बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी जब उसे ईगार्ड से मिलना होगा, और वो चाहता है कि वो मीटिंग बिना किसी रुकावट के स्मूथली हो। इसके अलावा सिर्फ भागने का ख्याल ही उसे गुस्सा दिलाता है। वो जानता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि शायद उसे जीतने का कोई रास्ता मिल जाए। अब उसके सेकंड ऑप्शन की बारी। क्योंकि वो इंसान 1 हफ्ते में आ रहा है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि वो असल में कौन है। वो सोचता है कि क्या वो कोई ऑफिशियल है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि टिमन ने जिक्र किया था कि वो इस इंसान को खुद देखने दे रहा है। वो सिचुएशन के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि ये विजिटर किसी भी तरह से कोई हाई रैंकिंग नोबल नहीं हो सकता, खासकर ये देखते हुए कि ये जगह कितनी शांत है। जहां तक उसे पता है, ये इंसान जरूर कोई शेडी होगा। टाइनी डिसाइड करता है कि उस इंसान के आने से पहले उसे फिलीज में केओस क्रिएट करना होगा। वो पब्लिक अटेंशन पाने के लिए एक बड़ा सीन क्रिएट करने का प्लान बनाता है। इस तरह गेस्ट अपनी विजिट डिले या कैंसिल भी कर सकता है। ये एक जल्दबाजी वाला प्लान है, लेकिन ये उसका बेस्ट शॉट है। इसे पूरा करने के लिए उसे टीमन और क्रान दोनों को हराने जितना स्ट्रांग होना होगा। वो अपनी सोच को एक पल के लिए रोकता है क्योंकि इतनी एक्सरसाइज के बाद उसे बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि टाइनी अपनी उम्र के हिसाब से इतना ज्यादा खा रहा है। वो गेस करते हैं कि शायद उसमें ड्वार्फ ब्लड है, क्योंकि ड्वार्फ्स अक्सर ऑर्क्स जितना खाते हैं। उनके घूरने की परवाह किए बिना हमारा लड़का पेट भर के खाता है। अब जब उसकी मैना बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन उसकी फिजिकल बॉडी के साथ कंप्लीट हो गया है, तो उसे स्ट्रांग बनने के लिए और फ्यूल चाहिए।
उसे रियलाइज होता है कि इस पेस को बनाए रखने के लिए उसे स्पिरिट मेडिसिन या सीक्रेट एलिक्सर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके खाने के बीच में एक नाइट सर ग्रांट आ जाता है, जो साफ तौर पर उसे उसकी खाने की आदतों पर लेक्चर देने आया है। जब टाइनी बेफिक्री से पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो नाइट डिमांड करता है कि वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करे। टाइनी को नहीं लगता कि उसे किसी ऐसे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो यहाँ सिर्फ एक बच्चे से लड़ने आया है। वो उसे और प्रोवोक करता है, शांत रहता है और उसे चिढ़ाता है। गुस्सा होकर ग्रांट इस डिसरिस्पेक्ट के लिए उसे पंच मारने की कोशिश करता है। एक और आदमी, ग्रेन, ये सीन देखता है और नाइट को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि टाइनी सिर्फ एक बच्चा है। ठीक उसी वक्त क्रेन उनके पीछे आता है और ग्रेन को इंटरप्ट न करने के लिए कहता है। टाइनी मुस्कुराता है। उसे रियलाइज होता है कि कमांडर यहाँ उसकी स्किल्स टेस्ट करने आया है। वो खड़ा हो जाता है, ये दिखाने के लिए तैयार कि वो इस फाइट में क्या कर सकता है। वो जानता है कि टाइमन ही यहाँ सबको कंट्रोल कर रहा है। बाहर सर ग्रांट हमारे लड़के को सबक सिखाने के लिए तैयार है। टाइनी उसे याद दिलाता है कि वो अनआर्म्ड है और ग्रांट को बाद में इस पर पछतावा हो सकता है। ये कमेंट सुनकर नाइट बस हंसने लगता है। वो टाइनी को तलवार उठाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे तुरंत खत्म करने वाला है, और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो डर रहा है। सवाल का जवाब देने के लिए टाइनी उसके टखने पर किक मारता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है। ग्रांट खुद को गिरने से बचाने के लिए संभालता है और पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी उसे डॉज करने के लिए झुक जाता है। अपने पैर में मना इकट्ठा करके टाइनी फिर से उसकी पिंडली पर अटैक करता है, जिससे नाइट दर्द से कराह उठता है। ग्रांट को यकीन नहीं होता कि टाइनी के पास फर्स्ट स्टेज में इस तरह की पावर है। भले ही उसके पैरों में दर्द हो रहा है, वो न हारने के लिए अड़ा हुआ है। टाइनी उसकी स्ट्रांग विल को नोटिस करता है। पूरी तरह गुस्से में नाइट फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन टाइनी खुद को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। फिर वो हवा में उछलता है और ग्रांट के कंधे पर बैठ जाता है। वो अब माना इन्फ्यूज्ड हाथों से नाइट का चेहरा पकड़ लेता है। वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उसे मारने नहीं वाला है। अगले ही पल वो उसे जमीन पर पटक देता है। टाइनी डिक्लेयर करता है कि नाइट्स में कुछ खास नहीं है। सब हैरान रह जाते हैं और वहां कानाफूसी होने लगती है, क्योंकि वो एक नाइट को बच्चे से हारते हुए देखते हैं। क्रान अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखता है। ये सब टाइनी के प्लान का हिस्सा था। वो अपने फेमिलियर को बुलाए बिना ही सबके सामने एक नाइट को हराकर कामयाब हो गया। उसने ये साबित करने के लिए किया कि वो कितना टैलेंटेड है, ये जानते हुए कि ऐसा रेयर टैलेंट लॉर्ड को उसे मारने से रोक देगा। इस तरह वो अपने प्लान में कामयाब हो सकता है। अचानक उसे अपनी बॉडी में एक तेज दर्द महसूस होता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है। वो खुद को गिरने से रोकता है और सोचता है कि क्या उसने खुद पर ज्यादा जोर डाल दिया है। अपनी फाइट के दौरान वो ग्रांट पर अटैक करने के लिए अपनी पूरी माना का इस्तेमाल करता है। जब वो अपना गार्ड डाउन करता है, उसे हराने का ये उसका इकलौता तरीका है, क्योंकि ग्रांट उससे कई लेवल्स ऊपर है। अपनी पिछली लाइफ में उसे संघर्ष करना पड़ता था जब वो ऐसा कुछ इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसकी माना बॉडी उसकी फिजिकल बॉडी को रिकवर करने देती थी। लेकिन माना रिकवरी हमेशा स्लो थी। अब जब उसने अपनी माना और फिजिकल बॉडी को सिंक कर लिया है, तो उसे ये इश्यू नहीं है। इससे उसकी ट्रेनिंग भी आसान हो जाती है। वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए तैयार है। बाद में उसे लॉर्ड के साथ खाने के लिए इनवाइट किया जाता है। उसे पता चलता है कि ईगार्ड ने अपनी मूव चल दी है। डाइनिंग टेबल पर टिमन मानता है कि उसने उसे बहुत जल्दी जज कर लिया था। टाइनी उसकी एबिलिटी चेक करने के बाद उस पर भरोसा करने के लिए उसे थैंक यू कहता है। मेड उसे खाना सर्व करती है। टीमन उसे बताता है कि ये एक जवान बछड़े का स्टेक है। इसके अलावा उसने उसके लिए कई और डिशेस भी तैयार की हैं। टाइनी कमेंट करता है कि सुबह के समय मीट काफी हैवी होता है। टिमैन सरप्राइज्ड लगता है, क्योंकि वो जानता है कि टाइनी को उसके नाइट को हराने की स्ट्रेंथ उस खाने से मिली जो उसने खाया था। टाइनी इसे कम बताते हुए कहता है कि ग्रांट ने बस अपनी गार्ड डाउन कर दी थी, जिससे टाइनी उसे हरा सका। टिमैन उसकी ह्यूमिलिटी पर कमेंट करता है और फिर इस टॉपिक पर आता है कि ये अनलकी है कि टाइनी जैसे किसी को ट्रेन करने के लिए कोई सही टीचर नहीं है। इस पर टाइनी कमेंट करता है कि हिस्ट्री में ज्यादातर नाइट्स बिना किसी टीचर के खुद ही स्ट्रांग बनते हैं। टिमैन उसे ध्यान से सुनता है। फिर वो कमेंट करता है कि टाइनी न सिर्फ हिस्ट्री जानता है, बल्कि उसे टेबल मैनर्स की भी अच्छी ट्रेनिंग है। टाइनी को समझ नहीं आता कि टिमैन क्या कहना चाह रहा है। वो उसे ये नहीं बता सकता कि उसने ये सब चीजें अपनी पिछली लाइफ में एक एडल्ट के तौर पर सीखी थीं। टिमैन साफ तौर पर मान रहा है कि टाइनी शायद एक नोबल हो सकता है, लेकिन काले बाल और आंखों वाले नोबल्स उनके एम्पायर या पड़ोसी एम्पायर्स में भी कॉमन नहीं है। हालांकि एक जगह ऐसी है जहां इसकी पॉसिबिलिटी है। टाइनी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, जबकि दूसरी तरफ टिमैन इस रियलाइजेशन से काफी हाइप्ड है। टाइनी एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। टाइनी को कोई आइडिया नहीं है कि टिमैन क्या बड़बड़ा रहा है। टिमैन उस पर्सन का जिक्र करता है जिसे उसने टाइनी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया है। वो पर्सन टाइनी की प्रोग्रेस के बारे में सुनकर काफी खुश है। इसी बीच
टाइनी अभी भी अनजान होकर टिमैन के फ्यूचर के बारे में सोचता है कि कैसे वो आगे चलकर ड्रग्स का एडिक्ट हो जाएगा। फिलहाल टिमैन के पास एक डार्क मेज के रूप में डबल सर्कल है। जब डीमन के उसे क्लेम करने का टाइम आएगा तो उसकी मदद भी उसे नहीं छोड़ेगी। टिमैन आगे कहता है कि टाइनी उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये हिंट देते हुए कि वो काफी पावरफुल है। टाइनी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल होने का नाटक करता है। बाद में टाइनी अपनी ट्रेनिंग बढ़ा देता है। वो गेस करता है कि ये पर्सन और उनका ग्रुप काफी पावरफुल होगा, लेकिन अभी उसकी मेन चिंता टिमैन और उसके कमांडर को हराना है। टिमैन एक 2 सर्कल मेज है और जीन एक स्टेज 2 स्किल फाइटर है। क्रैन टिमैन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन वो लगभग सेम लेवल पर हैं। ये देखते हुए कि माना यूजर्स और मेजर्स के ग्रोथ स्टेजेस सिमिलर होते हैं। अपनी पिछली लाइफ में टाइनी ने स्टेज 2 को पार कर लिया था। अब उसे अपनी करंट लाइफ में इसे 6 दिनों के अंदर करना है। 3 दिनों की ट्रेनिंग के जरिए वो अपने वेट और पावर को कंप्रेस करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। अब उसके पास अपनी पिछली लाइफ के मुकाबले बेहतर एजिलिटी है। जैसे ही वो बेसिक्स को फिर से सीखता है, उसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास होता है। अपनी पिछली लाइफ में उसकी ट्रेनिंग का फोकस बड़ा और मस्कुलर बनना था, ये मानकर कि स्ट्रांग बनने का यही तरीका है। लेकिन उसकी बहुत ज्यादा फिजिक एक प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि बहुत बड़ा होने की वजह से उसने अपनी माना बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच का बैलेंस बिगाड़ दिया था। अब उसे ये गलती दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि बड़ा होने का मतलब स्ट्रांग होना नहीं है। तभी उसे पास के सोल्जर्स से एक आह सुनाई देती है। ग्रांट के साथ उसकी फाइट देखने के बाद वो उसे अवॉइड करने का फैसला करते हैं। वो उनके रिएक्शन से सेटिस्फाइड है। इन 3 दिनों में वो ज्यादातर बस खाता है और ट्रेनिंग करता है। इसी बीच हर कोई उसमें इंटरेस्ट खो देता है, जो उसके लिए ठीक है। उसी वक्त क्रैन उसे आर्मरी तक ले जाने के लिए आता है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि टिमैन चाहता है कि उसके पास एक सही वेपन और आर्मर हो। क्रैन की स्वॉर्ड को देखकर टाइनी मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसके लिए अपनी खुद की स्वॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। एक बार आर्मरी के बाहर पहुंचने पर क्रैन उसे लॉर्ड के प्रति ग्रेटफुल रहने की याद दिलाना नहीं भूलता। आर्मरी के अंदर टाइनी वेपन्स और आर्मर चेक करता है। आर्मर के सेट्स शायद उसकी टाइनी बॉडी के लिए अनफिट हैं। जहां तक वेपन्स की बात है, उनमें से कोई भी वॉरहैमर्स या मेसेस नहीं हैं। वो सब उसके लिए यूजलेस हैं। फिर क्रैन को प्रोवोक करने के लिए वो ये टॉपिक छेड़ता है कि शायद उसे क्रैन की स्वॉर्ड जैसा कुछ मिल जाए। क्रैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसकी स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी स्वॉर्ड फेमस वेपनस्मिथ रोजर्स ने बनाई थी और अब इसे ग्रियस कहा जाता है। क्रैन को यकीन नहीं है कि टाइनी ऐसी स्वॉर्ड चलाने के काबिल है। ये सुनकर टाइनी सोचता है कि इसे बनाने के लिए कितने लोगों को सैक्रिफाइस किया गया होगा। टाइनी क्रैन को यह कहकर प्रोवोक करता है कि वो ज्यादा टैलेंटेड है और इसलिए ऐसी हाई क्वालिटी स्वॉर्ड चलाने के लिए ज्यादा सूटेड है। क्रैन ये सुनकर इतना फ्यूरियस हो गया कि उसकी दहाड़ आर्मरी के बाहर गार्ड्स को भी सुनाई दे रही थी। अंदर टाइनी अपनी बात साबित करने के लिए उसे एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। एक सोर्ड पकड़कर वो स्टेक्स और बढ़ा देता है और कहता है कि अगर वो हार गया तो क्रैन उसे मार सकता है। पूरी तरह मैड होकर क्रैन टाइनी के खिलाफ अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है। आर्मरी के बाहर सब टाइनी की क्रैन से की गई प्लीड सुनते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत इंजर्ड टाइनी को बाहर आते देखते हैं। सबको उस पर तरस आता है, ये असूम करके कि क्रैन ने उसे पीटा है। एक गार्ड रूमर्स के बारे में विस्पर करता है कि क्रैन को टाइनी से ग्रज है, क्योंकि वो नया कमांडर बनना चाहता है। मैड विस्पर करती है कि क्रैन ने लिमिट क्रॉस कर दी, भले ही वो टाइनी से नफरत करता हो। एनीवे, वो उसे अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं। जब वो आगे जाता है तो दूसरी मैड्स भी उसे इस हालत में देखती हैं। वो उन्हें भी वही स्टोरी सुनाता है कि क्रैन ने उसके साथ ये किया। वो उसे कुछ रेस्ट करने के लिए कहती हैं। टिमोन के चेंबर के अंदर उसका बटलर उसे वाइन सर्व करता है। वो सैक्रिफाइसेस के बारे में जानना चाहता है। बटलर उसे इन्फॉर्म करता है कि सब कुछ रेडी है। वो पूछता है कि क्या उनके पास फिर से वुल्फ के आदमी सैक्रिफाइसेस के लिए हैं, जिसे उसका सबऑर्डिनेट कंफर्म करता है। वो सोचता है कि कैसे टाइनी ने इन्वेडर को डिस्ट्रॉय कर दिया। टाइनी के बारे में सोचते हुए वो अपने सर्वेंट को डिसमिस कर देता है। ओवरऑल वो लड़के के ट्रू इंटेंशंस के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो उसका अच्छा यूज कर सकता है। एक बार जब उसका गेस्ट आ जाएगा तो वो टाइनी की ब्लड लाइन कंफर्म कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर उसके सस्पिशन सच नहीं हुए और टाइनी उस स्पेसिफिक फैमिली से नहीं हुआ, तो उसके सुपीरियर्स वुल्फ के साथ जो हुआ उससे खुश नहीं होंगे। फिर टाइनी और वो खुद वुल्फ के सुपरवाइजर के तौर पर पनिशमेंट की कगार पर होंगे। हावेवर, वो टाइनी के बारे में जो जानता है उसे याद करके खुद को कंसोल करता है। उसके टेबल मैनर्स से लेकर एक नाइट को हराने वाली स्ट्रेंथ तक एक कॉमनर में ये नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। उसे यकीन है कि टाइनी उसी प्रेस्टीजियस फैमिली से है जिस पर उसे शक है। बचा हुआ सस्पिशन टाइनी के काले बाल और आंखों से कंफर्म हो जाता है। वो एविडेंस से सैटिस्फाइड है। जैसे ही वो अपने गेस्ट के अराइवल के बारे में सोचते हुए लेटता है, उसे अचानक अपने मैजिक में एक अलार्म महसूस होता है।
वो एक इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ जागता है और ठान लेता है कि जिसने भी उसकी नींद खराब की है उसे सैक्रिफाइस कर देगा। अगले ही पल वो देखता है कि टाइनी उसे क्रान की स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो मर जाता है। टाइनी उसे वैसे ही छोड़ देता है। अगली सुबह जो मेड टायोन को जगाने आती है उसे डेड पाकर चीख पड़ती है। बाद में राम भी इन्वेस्टिगेट करने आता है। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि टाइमन एक डार्क मेज था। उसने प्रीस्ट के साथ इसे कंफर्म किया जो अब जा चुका है। वो डार्क एनर्जी महसूस करते हैं और इसकी रिपोर्ट परेश को देने जा रहे हैं। ग्रैन एड्स करता है कि रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम भी जल्द ही वहां होगी। सब नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी ऐसी लग रही है जैसे हफ्तों से मरी हुई हो। ये असल में इसलिए है क्योंकि एक डार्क मैज की बॉडी जल्दी सड़ जाती है। ग्रैन सोचता है कि टीमन ने डार्क पाथ क्यों चुना। ये तो है ही कि वो पहले से ही करप्टेड था, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टीमन पहले ही मर चुका है। एक और प्रॉब्लम यह है कि मर्डर वेपन सोर्ड कमांडर की है। राम इस पर यकीन नहीं करना चाहता। बाद में गार्ड्स डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे क्रान को टाइनी से ग्रज था क्योंकि टाइनी लॉर्ड की नजरों में अच्छा बन गया था। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि टाइनी शायद अगला कमांडर बन जाता, जिससे एक्सप्लेन होता है कि क्रान इतना लिविड क्यों था। फिर भी उन्हें यकीन करना मुश्किल लगता है कि एक कमांडर प्रमोशन के लिए ऐसा कुछ करेगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्रान कहाँ है। ग्रेन अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। वो गार्ड्स और मेड्स से कल क्या हुआ था इस बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। सब क्लेम करते हैं कि उन्होंने टाइनी को कमांडर के हाथों पिटते हुए देखा था। ये सुनकर ग्रिन टाइनी से मिलने की डिमांड करता है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो टाइनी वही स्टोरी सुनाता है। क्रान कल उसे आर्मरी में ले गया और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। ग्रेन को स्टोरी पर यकीन नहीं होता क्योंकि टाइनी के साथ उस मीटिंग के बाद किसी ने क्रान को कहीं नहीं देखा है। वो वेयरहाउस में सर्च करते हैं और वहां भी वो नहीं मिलता। ग्रेन जानना चाहता है कि क्या टाइनी ने उस इंसिडेंट के बाद उसे देखा है। ग्रेन अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, लेकिन टाइनी कल के बाद कमांडर को देखने से मना कर देता है। फिर ग्रेन पूछता है कि क्या कुछ अलग या अजीब लगा था। टाइनी जवाब देता है कि कमांडर उसके अगला लीडर बनने के खिलाफ था। ये सुनकर ग्रेन सैटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि ये कहानी आई विटनेस अकाउंट से मैच करती है। फिर टाइनी मासूमियत से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है जिसे लॉर्ड ने सिक्योर किया था। ग्रैन उसे कल आकर मिलने का ऑर्डर देता है। बाहर जाने के बाद टाइनी ग्रैन की आइडेंटिटी के बारे में सोचता है क्योंकि उसे अपनी प्रीवियस लाइफ से वो याद नहीं है जब उसने लॉर्ड के करप्टेड नाइट्स का सामना किया था। वो सोचता है कि क्या वो ग्रैन को भूल गया, लेकिन फिर वो इस ख्याल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे हर वो सोल्जर याद है जिसे उसने पीटा था। उसे ये अजीब लगता है कि ग्रैन उसे कल मिलना चाहता है, इसलिए वो कोशियस रहने का फैसला करता है। अगली सुबह ग्रिन की काइंडनेस देखकर वो हैरान रह जाता है जब वो उसे एक मर्सनरी कार्ड और कुछ पैसे देता है। एक कॉमनर होने के नाते ये टाइनी को टेरिटरीज के बीच फ्रीली ट्रैवल करने में मदद करेगा क्योंकि इधर उधर जाने के लिए या तो नाइट होना पड़ता है या मर्सनरी। तो ग्रैन उसके लिए वॉच करता है। टाइनी पूछता है कि वो उसे ये चीजें क्यों दे रहा है। ग्रेन जवाब देता है कि उसके जैसे टैलेंट वाले इंसान को कुछ बड़ा और बेहतर अचीव करने की जरूरत है जो ये जगह उसे ऑफर नहीं कर सकती। टाइनी सोचता है कि क्या ग्रेन असल में ये बातें खुद से कह रहा है। इससे पता चलता है कि उसे ग्रेन क्यों याद नहीं है। शायद उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी ये जगह छोड़ दी थी। टाइनी उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि उसका वैसे भी जाने का इरादा है। वो जानता है कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि टाइमन एक डार्क मेज है, इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही पहुंच जाएगी। गेस्ट शायद ना आए, लेकिन इससे एसगार्ड का यहां आना भी रुक जाएगा। टाइनी के लिए बेहतर है कि वो खुद जाकर उसे ढूंढे। ग्रेन ये कहकर अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म करता है कि वो उम्मीद करता है कि जब टाइनी सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो उसका नाम याद रखेगा। वो थोड़ा हैरान होता है जब हमारा लड़का पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो ग्रेन फिर भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। जवाब में टाइनी कहता है कि उसे उम्मीद है कि ग्रेन भी उसका नाम याद रखेगा। उसके बाद वो उस जगह से चला जाता है। वो जानता है कि अब सब कुछ ग्रीन पर डिपेंड करता है कि वो लॉर्ड की मौत के बाद फिल के एस्टेट को कमांडर के तौर पर कैसे चलाता है। हालांकि ग्रेन मामले की इन्वेस्टिगेशन करने और कमांडर को लोकेट करने की कोशिश में एक मुश्किल सिचुएशन में है। उसका इरादा पहले से ही क्रान को ट्रैक करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मेज को हायर करने का है। वो उसके लिए बुरा फील करता है, लेकिन वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। वो अपने मर्सनरी कार्ड का यूज करके एक गिल्ड से घोड़ा खरीदने का इरादा रखता है। उसके थॉट्स पढ़कर वॉलिंग उसके सामने आता है और टाइनी को राइड ऑफर करता है। टाइनी कहता है कि उसे एक लंबी जर्नी के लिए उसकी पीठ पर टिके रहने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके ओआरसी दोस्त ने इंसानों का मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि वो डायर वुल्व्स की सवारी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करते समय वो उल्टी कर देंगे। माना जाता है कि सिर्फ ओआर्क्स ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनका सेंस ऑफ बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। लेकिन जब वॉलिंग इंसिस्ट करता है तो टाइनी एक ट्राई करता है।
वो ये देखकर खुश है कि वॉलिंग का फिजिकल फॉर्म में एक अच्छा स्टेचर है। स्पिरिट बीस्ट्स आमतौर पर स्पिरिट फॉर्म में उतने ही बड़े दिखते हैं जितने वो अपनी लाइफ में थे, लेकिन उनका फिजिकल साइज उनके स्पिरिट मेज के स्किल लेवल के प्रोपोर्शनल होता है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने सेंसेस को सिंक करने के लिए अपनी सोल को वॉलिंग से लिंक करने की जरूरत है। वो इसे ट्राई करता है। सक्सेसफुली वो अपनी सोल को वॉलिंग से लिंक करने के लिए अपनी सेकंड स्टेज स्पिरिट मेज पावर्स का यूज करता है। वो वॉलिंग की बॉडी में एक बदलाव नोटिस करता है। उसे याद आता है कि एस्टीना ने एक बार उसे बताया था कि एक स्पिरिट मेज के तौर पर हायर स्टेज पर पहुंचने से फेमिलियर को मेज की कुछ एबिलिटीज हासिल करने में मदद मिलती है। अब वो देख सकता है कि वॉलिंग का फिजिकल फॉर्म ज्यादा टफ और स्ट्रांग है, जो उसकी पावरफुल एबिलिटीज का सबूत है। अगले ही पल वॉलिंग हवा की तरह आगे बढ़ता है। उनकी सोल्स लिंक होने के साथ टाइनी को लगता है कि उसके सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हो गए हैं। वो अपनी जर्नी के दौरान हर मूवमेंट को फील कर सकता है। वो देख सकता है जो वॉलिंग देखता है, और वो भी सूंघ सकता है जो वॉलिंग सूंघता है। वो इस तरह जल्द ही वैलेंटिनो पहुंचने की उम्मीद करता है। फ्यूचर में ये उसे कारून जैसी दूर की जगहों पर पहुंचने में भी मदद करेगा, वो किंगडम जहां पहली डिजास्टर होने वाली है। अपनी लास्ट लाइफ में पूरे कॉन्टिनेंट में हर जगह डिजास्टर्स की एक सीरीज शुरू हो गई थी, जैसे कि उन्हें डीमन आर्मी के आने की वार्निंग दे रही हो। इन इंसिडेंट्स ने ह्यूमन मिलिट्री और उनकी फोर्सेस को कमजोर कर दिया था। ये सब तब शुरू हुआ जब करुण का सेक्रेड रिलिक गायब हो गया। उसे ये होने से रोकना होगा। बेसिकली वो 7 सेक्रेड रिलिक्स ऐसी होली आर्टिफैक्ट्स हैं जो गॉड्स ने उन्हें दी थीं, जो ह्यूमैनिटी की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती हैं। करुण का रिलिक चोरी होने के बाद धीरे धीरे वो सब स्टील हो गए। इस बार टाइनी इसे रोकना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे और स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो फुल पावर के साथ डीमन आर्मी का सामना कर सके। वो एगार्ड से मिलते ही करून जाने का प्लान बना रहा है। इस बीच इन्वेडर में लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपीरियल आर्मी के आने की बातें कर रहे हैं। वो टीमन के मर्डर और इस खुलासे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक डार्क मेज था। टीमन के मैंशन के गेट पर एक मिस्टीरियस फिगर आती है। गार्ड्स उसकी आईडी देखने को कहते हैं, लेकिन अपनी फिंगर्स की एक स्नैप से वो उन्हें नॉक आउट कर देती है। फिर वो अंदर जाती है और ग्रेन को ढूंढती है। ग्रेन सावधान है, लेकिन वो पर्सन अपनी फिंगर्स की एक और स्नैप से उसे एन्चांट कर देती है। वो लॉर्ड के मर्डर का एक्सप्लेनेशन मांगती है और ग्रेन उसे वो सब बताता है जो वो जानता है। वो पर्सन पूछती है कि लॉर्ड की कॉर्प्स कहाँ है। ग्रेन जवाब देता है कि इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्हें इसे बेडरूम के अंदर एक कास्केट में रखने का ऑर्डर दिया था। वो स्ट्रेंजर फिर ग्रेन को 1 आवर के लिए सोने का ऑर्डर देती है। 1 आवर बाद ग्रेन झटके के साथ जागता है। उसे वो इनकाउंटर याद नहीं है और वो मान लेता है कि वो ओवरवर्किंग की वजह से सो गया था। उसी मोमेंट एक पैनिकेड गार्ड उसे बताता है कि टीमन की कॉर्प्स गायब हो गई है। ग्रिन गुस्सा करता है क्योंकि वो बॉडी ब्लैक मैजिक के पीछे का सच समझने के लिए उनका इकलौता क्रूशियल लीड थी। वही मिस्टीरियस पर्सन अब फिलिक एस्टेट के बाहर एक फॉरेस्ट में है। वो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रैन की सोड चेक कर रही है। उसे महसूस होता है कि सोड का ओनर मर चुका है। इससे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वुल्फ डेथ्स के पीछे टाइनी ही होगा। वो ये इंश्योर करने जा रही है कि टाइनी को उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को खराब करने की कीमत चुकानी पड़े। इस बीच हमारा हीरो लुसेंटिया के वेस्टर्न गेट में एंटर कर रहा है। वो नोटिस करता है कि बहुत से लोग वैलेंटिनो की तरफ जा रहे हैं। अब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन वो जानता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन जल्द ही उसकी पीस खराब कर सकती है। इसलिए वो जल्द से जल्द नया इक्विपमेंट खरीदने का फैसला करता है। वो अपने पैसे चेक करता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन्स हैं। वो ग्रेन का शुक्रगुजार है कि उसने पैसे दिए, लेकिन वो जानता है कि वो अमाउंट उसकी जरूरतों के लिए काफी नहीं है। अचानक 2 थग्स आते हैं और उसके पैसे मांगते हैं। उनमें से एक उसे फिर से थ्रेटन करता है और कहता है कि जब तक वो प्यार से बात कर रहे हैं, पैसे दे दो। डरने के बजाय टाइनी पूछता है कि क्या उनके पास कोई पैसा है। अपनी पास्ट लाइफ में वो अंडरवर्ल्ड में एक जायंट के तौर पर जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने एक रूल बनाया था कि अगर कोई किसी गली में उसकी शैडो देख ले तो उसे तुरंत छिपना होगा। उसे याद आता है कि कैसे जब वो कुछ गूंज को ठिकाने लगा रहा था, एक प्रीस्ट उसे इतने लोगों को मारने के बाद उसकी सोल के खराब होने के बारे में लेक्चर देने आया था। प्रीस्ट ने कहा कि उसे अपना गिल्ट कम करने के लिए दया दिखानी चाहिए। टाइनी ने जवाब दिया कि वो किसी को मार नहीं रहा था, वो बस कचरा साफ कर रहा था। अब उसने लूपस फैमिली के दोनों थग्स को हरा दिया है। हर कोई ये देखकर हैरान है क्योंकि ऐसी अफवाह है कि वो नाइट्स जितने स्ट्रांग हैं। टाइनी कहता है कि वो काफी वीक हैं। गुस्से में वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फिर वो अपना पाउच पूरी फोर्स के साथ उन पर फेंकता है, जिससे उनमें से एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। फिर वो हवा में उछलकर उन्हें किक मारता है। उसके बाद वो उन थग्स को लूट लेता है। वो उसे थ्रेटन करते हैं कि उनका बॉस उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो नहीं सुनता।
टाइनी मुस्कुरा रहा है क्योंकि अब उसके पास उनके पैसे हैं, काफी सारे गोल्ड कॉइन्स। उन पैसों के साथ वो कुछ इक्विपमेंट लेने एक ब्लैकस्मिथ के पास जाता है। वो एक आर्मर चेक करता है जिसके बारे में शॉपकीपर कहता है कि ये सदर्न माउंटेन्स के आयरन बुल की खाल से बना है। ये एरोज को रोकने में मदद करता है। टाइनी मानता है कि आर्मर और वेपन्स अच्छे हैं। फिर वो कुछ लोगों को एक सुंदर लेडी के बारे में बात करते हुए सुनता है। वो शॉपकीपर से इस बारे में पूछता है। शॉपकीपर जवाब देता है कि लेडी वेलेंसिया आज खुद पेट्रोल करने वाली हैं। टाइनी को याद आता है कि भले ही एरिना उसे प्यार देने वाली पहली थी, लेकिन क्लो ने ही उसे होप दी थी। पर एरिना के साथ चीजें ठीक नहीं रहीं। उसे उम्मीद है कि अगर क्लोई उसे पहचान लेगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि वो वैसे ही जी रहा है जैसा एरिना चाहती थी। अपनी पिछली लाइफ में जब वो क्लोई के पास पहुंचा था, तब तक वो इतना विशाल हो चुका था कि उसने उसे पहचाना ही नहीं। पर इस बार इतना ज्यादा टाइम नहीं बीता है, उसे वो अब भी याद होगा। इसलिए वो ईगॉर्ड से मिलने का मौका पाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच क्लोई को काउंट लूसेंट का बड़ा बेटा एडमंड वॉन लूसेंट टूर करा रहा है। वो शेख ही बघारता है कि ये शहर सेंट्रल रीजन के सबसे बड़े शहरों में से एक है। वो उसे शहर की खास जगहों का टूर कराता है और हर जगह के बारे में लंबी लंबी डिटेल्स देता रहता है। अचानक वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स के बजाय स्लम एरिया देखने के लिए कहती है। उसकी इस रिक्वेस्ट से वो हैरान रह जाता है। वो जवाब देती है कि वहां के लोग भी देश के नागरिक हैं। घबराते हुए वो मान जाता है और आगे बढ़ता है। मन ही मन वो सोचती है कि हर कोई उसकी डिमांड्स पर ऐसा रिएक्शन क्यों देता है। एडमंड को अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए, खासकर तब जब उसे एक वारिस के रूप में पाला गया है। उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि अगर वो वर्किंग क्लास की तरक्की में मदद करेगी तो किंगडम भी फलेगा फूलेगा। वो सोचती है कि क्या उन्होंने उसे दूसरे रईसों के मुकाबले कुछ अलग सिखाया है। वो लोगों की सोच बदलना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि एक बार उसकी सगाई हो गई तो उसके पास ज्यादा आजादी नहीं होगी। वो खुद को मंदिर को समर्पित करने के बारे में सोचती है, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ जुड़ जाए। हालांकि इससे उसके पिता दुखी होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपनी बाकी लाइफ अकेले बिताए। उसी पल वो टाइनी को अपनी तरफ आने की कोशिश करते हुए देखती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। एडमंड भी हैरान है कि टाइनी अचानक कैसे आ गया। टाइनी क्लोई की दी हुई अंगूठी दिखाते हुए दावा करता है कि ये उसे उसी ने दी थी। वो तुरंत झुकता है और उसे उसके कहे वो शब्द याद दिलाता है कि वो उसे ढूंढ ले। वो वहीं उसे थैंक यू कहता है। अंगूठी को देखकर वो उसे पहचान लेती है, लेकिन वो अब भी उसे नहीं पहचान पाती। उसे याद है कि उसने स्लम में किसी को अंगूठी दी थी, लेकिन ये देखते हुए कि टाइनी अब एक रईस जैसा दिखता है, उसे समझ नहीं आता कि ये उसे कैसे मिली। ये सुनकर टाइनी सच में हैरान रह जाता है। इसी बीच गार्ड्स उसके खिलाफ अपने हथियार उठा लेते हैं। क्लोई की पर्सनल नाइट विवियन उससे जवाब मांगती है। टाइनी उससे मिलने की जल्दबाजी के लिए मन ही मन खुद को कोसता है। फिर भी वो जोर देता है कि वो वही बच्चा है जिसे उसने अंगूठी दी थी। ये सुनकर वो दंग रह जाती है। टाइनी को इसकी उम्मीद थी, क्योंकि जब उसने उसे आखिरी बार देखा था तब से वो काफी स्ट्रांग हो गया है। अपनी बात साबित करने के लिए वो अपने काले बालों की तरफ इशारा करता है और उसे याद दिलाता है कि पूरी डची में सिर्फ वही एक इंसान है जिसके बालों का रंग ऐसा है। क्लोई उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो इतना कैसे बदल सकता है। वो एक छोटा और कमजोर बच्चा हुआ करता था जो मुश्किल से बात करता था। असल में भेड़िए ने उसे ऐसा इसलिए दिखाया था ताकि वो एक असली भिखारी जैसा लगे। जब क्लोई कहती है कि वो कितना छोटा हुआ करता था, तो टाइनी को याद आता है कि उसे हर छोटी और क्यूट चीज बहुत पसंद है। उसका दिल जीतने के लिए वो वॉलिंग को उसके छोटे और क्यूट रूप में बुलाता है। वो उसे इतना प्यारा देखकर तुरंत मान जाती है। विवियन उसे वॉर्न करती है कि वॉलिंग एक अजनबी की स्पिरिट है। क्लोई दलील देती है कि सिर्फ साफ दिल वाले बच्चे ही स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो मान जाती है, लेकिन हमारे लड़के को लेकर सावधान रहती है, क्योंकि वो न सिर्फ हथियार लेकर चल रहा है बल्कि एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर भी है। क्लोई उस स्पिरिट का नाम पूछती है। वो बताता है कि उसने उसका नाम वॉलिंग रखा है, जिसका मतलब ईस्टर्न लैंग्वेज में मूनलाइट वुल्फ होता है। नाइट ये जानकर हैरान है कि उसे ईस्टर्न लैंग्वेज आती है। क्लोई नाम की तारीफ करती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो सिर्फ 2 महीनों में इतना बदल जाएगा। वो मुश्किल से 10 साल का लगता है, फिर भी उसे याद है कि उसके नाम का मतलब कुछ छोटा होता है। वो बताता है कि वो 13 साल का है और उसका नाम टाइनी है। साथ ही ये भी कहता है कि उसके माना के अनलॉक होने से उसकी ग्रोथ तेज हो गई। आखिरकार क्लोई को वो याद आ जाता है। हालांकि विवियन को वो बहुत सस्पिशियस लगता है। वो पूछती है कि क्या उसका ब्लड मिक्स्ड रेस का है। क्लोई विरोध करती है, लेकिन विवियन उसे याद दिलाती है कि उसकी रक्षा करना उसकी ड्यूटी है। एडमंड सहमत होता है और कहता है कि उसे भी टाइनी सस्पिशियस लगता है और वो उसे अलग ले जाकर पूछताछ करने की सलाह देता है। उन्हें इग्नोर करते हुए टाइनी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई और उस पर यकीन करता है या नहीं। वो बस क्लोई को उसका वादा याद दिलाता है कि जब वो उसे ढूंढ लेगा तो वो उसकी मदद करेगी।
उसे अपना वादा याद आता है और वो पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो जवाब देता है कि वो एक गार्ड से मिलना चाहता है। अब सभी गार्ड्स और विवियन उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उसने बिना डरे इतनी बड़ी मांग की है। टाइनी उन्हें समझाता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो असगार्ड जैसे किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर एगार्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है जो कॉन्टिनेंट के साथ सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक है और जिसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर और ऑरा है। क्लोए मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसके पिता को स्वॉर्ड मास्टर कहलाने में शर्म आएगी क्योंकि उन्हें हाल ही में कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक माना गया है। टाइनी को पसीना आ जाता है जब उसे एहसास होता है कि असगार्ड इस टाइमलाइन में अभी तक स्वॉर्ड मास्टर नहीं बना है। वो उसकी बात को टाल देती है और कहती है कि वैसे भी ये टाइटल असगार्ड पर अच्छा लगेगा। इसके अलावा गार्ड्स ये सुनकर खुश हैं कि उनका लीडर कितना फेमस है। टाइनी अपनी बात का पॉजिटिव असर नोटिस करता है। आखिर में वो बताता है कि वो असगार्ड से मिलकर उन्हें फाइल्स वाले इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता है क्योंकि वो भी उसमें शामिल था। बाद में क्लोई और विवियन उस बारे में बात कर रहे हैं जो टाइनी ने विवियन को फाइल्स के इंसिडेंट के बारे में बताया था। क्लोई को शक होता है कि उसका गार्ड उससे कुछ छुपा रहा है। विवियन उसे यकीन दिलाती है कि उसने सब कुछ वैसा ही बताया जैसा टाइनी ने कहा था। टाइमन एक डार्क मेज था और उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था। क्लोई मानती है कि उसकी गवाही उन्हें असली मास्टरमाइंड तक ले जा सकती है। हालांकि वो इसे अपने घर वापस जाने के एक बहाने के तौर पर भी देखती है क्योंकि वो उसके पिता से मिलना चाहता है। विवियन कहती है कि वूलिंग खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब क्लोई उसे अपने इतने करीब आने दे रही है। क्लोई उसकी चिंता को टाल देती है और कहती है कि अगर वो इतना क्यूट और छोटा है तो वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। विवियन को भी वो प्यारा लगता है, लेकिन फिर भी वो सावधान रहने का फैसला करती है। फिर क्लोई टाइनी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। विवियन जवाब देती है कि उसे एडमंड ले गया है, जिसने दावा किया था कि उसे उससे कुछ काम है। क्लोई सोचती है कि एडमंड को उससे क्या काम हो सकता है। अचानक वूलिंग उसकी गोद से गायब हो जाता है। इसी बीच एडमंड डार्क मेज के बारे में जानकारी होने का बहाना बनाकर टाइनी को दूर ले जाता है। इसके बजाय वो उसे अपनी औकात में रहने का लेक्चर देता है। टाइनी उसकी बात बीच में ही काट देता है और काम की बात पर आता है। वो डार्क मेज के बारे में जानना चाहता है। एडमंड बताता है कि वो डार्क मेज के बारे में कुछ नहीं जानता। ये तो बस टाइनी को वहां लाने का एक बहाना था। वो उसे कुछ तमीज सिखाना चाहता है। वो उसे अपनी औकात न जानने के लिए थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन टाइनी उसका हाथ पकड़ लेता है। एडमंड इस हिम्मत पर गुस्सा होता है, लेकिन उसकी बोलती तब बंद हो जाती है जब टाइनी उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि वो छूट नहीं पाता। एडमंड एक नोबल की बेइज्जती करने के लिए क्लोई से शिकायत करने की धमकी देता है। टाइनी अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि नोबल क्या होता है। फिर वो उसे जो चाहे करने के लिए कहता है और एडमंड को चैलेंज देता है कि वो अपनी असली ताकत दिखाए। उसे शक है कि एडमंड के पास कोई छुपा हुआ सपोर्ट है। एडमंड खुशी खुशी चैलेंज मान लेता है और टाइनी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। इसी बीच विवियन टाइनी को ढूंढने के लिए निकल रही है। जैसे ही वूलिंग गायब हुआ, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि एडमंड टाइनी को बहुत दूर ले गया होगा, क्योंकि स्पिरिट अपने मास्टर से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। वो ये दुआ करते हुए आगे बढ़ती है कि बहुत देर होने से पहले वो टाइनी तक पहुंच जाए। इसी बीच एडमंड मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि वो आखिरकार लड़के को सबक सिखा सकता है। टाइनी अभी भी बोर दिख रहा है। एडमंड उसे लुप्स फैमिली के हेडक्वार्टर ले जाता है। गुंडे उसे तुरंत पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि वो अचानक वहां क्यों आया है। वो मान लेते हैं कि वो उन चीजों को देखने आया है जो उन्होंने उसके लिए रिश्वत के तौर पर तैयार की हैं। टाइनी उन्हें देखकर निराश हो जाता है। हालांकि एडमंड बस चाहता है कि गैंग हमारे लड़के को सबक सिखाए। आदमी तब हैरान रह जाते हैं जब वो सवाल करते हैं कि क्या वो उनसे एक बच्चे को पिटवाना चाहता है। लुप्स को एडमंड से एक थप्पड़ पड़ता है क्योंकि उसने उससे जुबान लड़ाने की हिम्मत की। इशारा समझते ही लूपस अपने आदमियों को हमारे लड़के को बाहर ले जाने का ऑर्डर देता है। ये वही लोग हैं जिन्हें टाइनी पहले ही पीट चुका है, इसलिए उसे पहचानते ही वो पूरी तरह डर जाते हैं। लूपस इस बात पर गुस्सा है कि वो डर के मारे जम गए हैं और उन्हें काम पर लगने का ऑर्डर देता है। वो बहस करते हैं कि टाइनी वही इंसान है जिसने पहले उनकी हालत खराब की थी, इसलिए वो लूपस को उससे निपटने के लिए छोड़ देते हैं। लूपस अटैक के लिए तैयार होता है और एडमंड उसे इतना जोश में देखकर एक्साइटेड है, लेकिन उसे शॉक लगता है जब लूपस का अटैक आसानी से रोक दिया जाता है। एक पल बाद टाइनी लूपस को इतनी जोर से पीछे धकेलता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। एडमंड इन हालातों से डर जाता है और घबराकर लूपस को अपनी प्रोटेक्शन का ऑर्डर देता है। टाइनी डरावने अंदाज में लूपस को चैलेंज करता है कि अगर वो कर सकता है तो एडमंड को बचाकर दिखाए। अगले ही पल वो दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। टाइनी को बॉस से ज्यादा उम्मीद थी। एक मुस्कुराहट के साथ वो उन चेलों की तरफ मुड़ता है जो डर से कांप रहे हैं। कुछ देर बाद विविन टाइनी को बचाने के लिए हेडक्वार्टर्स में जल्दी से आती है। वो अपने सामने का सीन देखकर हैरान रह जाती है, खासकर एडमंड की हालत देखकर। टाइनी आराम से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। विवेन बताती है कि वो क्लो के ऑर्डर्स पर यहाँ आई है।
फिर वो उस बुक के बारे में पूछती है जिसे वो पढ़ रहा है। वो उसे पकड़ा देता है और बताता है कि ये एडमंड द्वारा दी गई रिश्वत का सबूत है। वो आगे कहता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है। उसे यकीन है कि अब जब विवियन के पास लेजर है तो एडमंड अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। बेचारी लड़की सोचती है कि ये लड़का अब तक कैसी लाइफ जी रहा था। अगले दिन एडमंड को उसके क्राइम्स के लिए काउंट के इलाके से बाहर निकाल दिया जाता है। वो काफी समय से लूपस गैंग के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस चला रहा था। काउंट के पास फैमिली का नाम बचाने के लिए अपने ही बेटे को बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विवियन इस गड़बड़ के लिए माफी मांगती है। क्लोई पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, और टाइनी कहता है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। इस पर क्लोए हंसने लगती है। वो कहती है कि स्टेटस चाहे जो भी हो, कामों की पहचान होनी चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उसके पिता ने उसे यही सिखाया था। विवियन को समझ नहीं आता कि क्लोई अभी भी उससे निराश क्यों दिख रही है। क्लो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने एडमंड के भागने से पहले उसकी अच्छे से पिटाई नहीं की। अब टाइनी को आखिरकार उनके बीच के बॉन्ड का पता चलता है। क्लो असगार्ड की मशहूर सबसे छोटी बेटी और उसकी गार्ड विवियन, जो सोर्ड चलाने में एक्सपर्ट है, एक अनोखी जोड़ी है। वो हमेशा साथ रही हैं, चाहे क्लोई के हालात कितने भी बदल गए हों। टाइनी के लिए ये देखना मजेदार है कि क्लोए बड़ी होने का नाटक कर रही है, जो जबकि वो दोनों में छोटी है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर क्लोई पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। वो जवाब देता है कि क्योंकि एडमंड को अपने नोबल स्टेटस पर बहुत घमंड था, इसलिए वो सजा का हकदार था, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। ये सुनकर विवियन को फिर से शक होता है कि क्या वो सच में सिर्फ एक बच्चा है। फिर क्लोए वूलिंग के साथ खेलने लगती है। वो उसे वूल का निकनेम भी दे देती है, क्योंकि उसका पूरा नाम लेना उसके लिए बहुत मेहनत का काम है। उसे इतना कैजुअल देखकर टाइनी पूछता है कि क्या उसे कभी उस पर शक हुआ। वो जवाब देती है कि उसने पहले ही अफवाहें सुनी थीं कि उसने वुल्फ की ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया और विक्टिम्स को आजाद कराया, और अब उसने एडमंड को भी एक्सपोज कर दिया है। वो ये देखकर खुश है कि वो उस पर ट्रस्ट करती है। हालांकि क्लोए उसे वार्न करती है कि अगली बार कोई एक्शन लेने से पहले वो उसे सब कुछ बता दे, जिस शर्त पर वो तुरंत मान जाता है। 3 दिन बाद उनके सफर के दौरान ड्राइवर कैरेज को रोकता है। उन्हें बताया जाता है कि एक एल्फ ने उनके साथ जुड़ने की रिक्वेस्ट की है, जिससे वो हैरान रह जाते हैं। एल्फ अपना इंट्रोडक्शन अरीना के रूप में देती है, जो वर्ल्ड ट्री की एक सर्वेंट है। दोनों लड़कियां तुरंत उसके लुक और उसके मैनर्स से इंप्रेस हो जाती हैं। दूसरी तरफ हमारा लड़का तुरंत सच पहचान लेता है। अरीना असल में एक 5 सर्कल डार्क मेज है। हमारे लड़के की दुनिया में एल्व्स परियों के वंशज हैं और आमतौर पर एल्फनहाइम में रहते हैं, जो काफी वेस्ट में है। उन्हें सेंट्रल रीजन में देखना बहुत मुश्किल है, जहां अजरान एम्पायर है। अपनी खूबसूरती के अलावा एल्व्स अपनी शांति और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए वो एक ऐसी एल्फ को देखकर इतना कंफ्यूज है, जो एक 5 सर्कल डार्क मेज भी है। अरीना क्लोई को समझाती है कि वो नॉर्थ में वेरबीस्ट किंगडम जाने के रास्ते में वैलेंटिनो टेरिटरी से गुजर रही है।